नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे वक्फ बिल की। मतलब आपको पता है कि वक्फ एक्ट जिसमें संशोधन के लिए सरकार ने पिछले वर्ष एक बिल पेश किया था, वक्फ संशोधन विधेयक। पार्लियामेंट में पेश होते ही उस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। चूंकि विपक्ष ने उस पर विरोध किया, जिस कारण से उस बिल को एक तरह से संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया और अब संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी और संसद में संसदीय समिति की पेश रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने संशोधित बिल कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया और कैबिनेट ने भी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी उस संशोधित बिल को एक तरह से अप्रूवल दे दिया है। अब वो बिल संसद में बहुत ही जल्द पेश होने वाला है और जिस प्रकार का बहुमत भारत सरकार के पास है, बीजेपी के पास है, उसमें इस बिल के पास होने में कहीं से भी कोई शक या संदेह की गुंजाइश नहीं है। साथ ही दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो एक बात तय है कि संसद में इस बिल का पास होना अनिवार्य है। एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, जिस प्रकार का बहुमत कई बार ऐसा हमने देखा विगत पिछले संसद जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का, जब राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई बिल को संसद में पास करा लिया। तो इस बार तो लोकसभा में भी बहुमत है और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का अभाव नहीं है। मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और इस बिल को पास कराने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो संसद ने की तरफ से हम निश्चिंत रह सकते हैं कि यह बिल तो पास होकर रहेगा। लेकिन समस्या अब सड़क पर है। आप याद कीजिए, CAA के खिलाफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन जब किया गया था 2019 में, उसके खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठनों के द्वारा जिस प्रकार का विरोध और प्रतिरोध संसद से सड़क तक विपक्ष ने किया था, उसी प्रकार का विरोध करने की पृष्ठभूमि एक बार फिर से देश भर के अंदर बनाई जा रही है। और उसकी शुरुआत विगत दिनों जंतर मंतर पर आयोजित वक्फ एक्ट संशोधन विरोधी रैली के दौरान दिखा, जब AIMPBL के द्वारा, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित रैली में असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, इमरान मसूद जैसे जितने भी मुस्लिम समाज के नेता हैं, सब के सब वहां इकट्ठा हुए थे। और जिस प्रकार की नारेबाजी वहां हुई, उस प्रकार की नारेबाजी से एक बार फिर देश के माहौल को गर्म करने की साजिश का एक तरह से एहसास हम सभी कर सकते हैं। हमने देखा कि राजनीतिक लाभ और नुकसान के लिए अपने यहां विगत दिनों औरंगजेब के मुद्दे पर किस प्रकार से माहौल बनाया गया। अभी महाराष्ट्र में नागपुर में कल ही जिस प्रकार की हिंसा हुई, और हिंसा क्यों हुई? एक अफवाह के आधार पर, ठीक है। कुछ अफवाह जो समाज विरोधी तत्व है, जिनका की राजनीतिक और कई मकसद होते हैं, जिन मकसदों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का अफवाह फैलाया जाता है और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आपको याद होगा 2019 में भी किस प्रकार के नैरेटिव तैयार किए गए CAA के खिलाफ। CAA के बारे में यह कहा गया, जनता के बीच प्रसारित किया गया कि इसमें मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मतलब अगर आपने अपने परिवार की एक तरह से अपनी नागरिकता की वैधता को साबित नहीं किया तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये अफवाह उड़ाया गया, जब बल्कि सच्चाई ये थी, क्या सच्चाई ये थी कि जो CAA का कानून अब तो लागू है देश में, इसमें कहीं किसी की नागरिकता गई नहीं। इसमें व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि नागरिकता छीनने वाला कानून ये नहीं था, बल्कि नागरिकता देने वाला था। नागरिकता किनको देने वाला था? मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में जो गैर मुस्लिम आबादी, जिनको जबरदस्ती वहां रहना पड़ा और जिनके साथ वहां पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जिनको किया जाता है, उन लोगों के लिए एक तरह से नागरिकता का द्वार भारत में खोला गया।
और क्यों खोला गया, उसके पीछे भी कारण थे, ऐतिहासिक कारण है। जब 1947 में देश के विभाजन के पश्चात जब पाकिस्तान में रुक गए या मजबूरन रुके हुए जो नागरिक थे, उनकी जो चिंता थी कि पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र बन रहा है, उसमें हिंदुओं का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनों का क्या भविष्य होगा। तो उस समय जो उनकी चिंताएं थी, उन चिंताओं को एड्रेस करते समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने यह वादा किया था कि जब कभी भी आपको इस किसी भी प्रकार की वहां पर प्रताड़ित किया जाएगा या कोई परेशानी होगी तो भारत का द्वार आपके लिए खुला है। उसी आधार पर भारत सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी। लेकिन उसका कैसे प्रतिरोध हुआ हमने देखा। शाहीन बाग जैसे, शाहीन बाग तो एक जगह है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हुई और जगह जगह पूरे देश भर में कई शाहीन बाग बना दिए गए, तो यह एक पहले से ही हमारे सामने एक प्रेसिडेंट है। उसी प्रकार की धमकी इस बार भी एक तरह से खुले मन से उस दिन दिया गया जंतर मंतर की रैली में, और बताया गया कि कयामत तक हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और संसद भले ही पास कर दे, लेकिन सड़क पर हम इस आंदोलन का, इस विधेयक में संशोधन का हम विरोध करेंगे। अब मोटे तौर पे इस एक्ट पे इतनी चर्चा हो चुकी है जिसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे मैं बताऊं केवल कि देश भर के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का वर्तमान परिस्थिति में स्थिति यह है कि उस प्रॉपर्टी का लाभ आम मुस्लिम जनता को नहीं मिल रहा। लाभ कौन उठा रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं उस संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हुए कुछ लोग। यह बात सच है कि वो कुछ लोग मुस्लिम समाज से ही है। तो वो जो कुंडली मारने का जो स्कोप है, उस स्कोप को सरकार बंद करना चाहती है, ये जो प्रस्तावित बिल के अंदर है। दूसरा ये है कि कुछ कानूनी खामियां भी है। वोट बैंक के कारण 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसे संशोधन किए जो कि कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मतलब एक सामान्य उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कहीं भी वक्फ बोर्ड किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर भी या किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी अपना अधिकार जब अगर जता देती है, तो वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना होगा किसी कोर्ट में जाकर कि वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की कैसे है, बल्कि उस व्यक्ति को या उस संगठन को साबित करना होगा कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है, यह हमारी संपत्ति है। और कहां करना होगा? सबसे पहले उसे यह साबित करना होगा वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त तैयार किए गए ट्रिब्यूनल में। मतलब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही किसी भी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति उस व्यक्ति की है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। मतलब अदालत भी वक्फ बोर्ड का होगा, मुद्दई भी वक्फ बोर्ड होगा, और फैसला क्या होगा सबको पता है। तो यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पे भारत सरकार की नजर है, इसीलिए सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। लेकिन ये इस आंदोलन को कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को अलग रूप देना चाहती है, सांप्रदायिक रूप देना चाहती है, जिससे कि एक बार फिर से देश में एक नया अस्थिरता का दौर एक बार फिर से शुरू हो, जिसमें जो संबंधित लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सफल हो सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।